नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 15 में से आए हुए इम्पॉर्टेंट सवालों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज़ लाइकली टू बी डिक्लाइंड और पोस्टपोन्ड बाय अ लाइफ इंश्योरर? कि अगर कोई व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहे तो इनमें से कौन से व्यक्ति की पॉलिसी वो इशू ही नहीं करेंगे या फिर साफ मना कर देंगे? ऑप्शन है ए, हेल्दी 18-year-old, बी, an obese person, C, a person suffering from AIDS, D, housewife with no income of her own। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, हाउसवाइफ विथ नो इनकम ऑफ हर ओन। कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ है जिसमें कि जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस लेना चाहता है उसको पर्सनल इनकम होना ज़रूरी होता है। तो ऐसे केसेस में हाउसवाइफ जिनकी कोई इनकम ही नहीं होती वो जो है पॉलिसी नहीं ले पाते। वहीं पे अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है, ओबीस का मतलब कोई मोटा व्यक्ति है, वहीं पे अगर किसी व्यक्ति को कोई डिसीज़ है जैसे एड्स, उनके लिए भी जो है पॉलिसी लेना संभव है। हो सकता है उन्हें एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़े उनके हेल्थ रिस्क के हिसाब से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोरल हजार्ड? इनमें से कौन सा जो है मोरल हजार्ड का एग्जाम्पल है? ए, स्टंट आर्टिस्ट डाइज वाइल परफॉर्मिंग अ स्टंट, बी, a person drinking copious amounts of alcohol because he is insured, C, insured defaulting on premium payments, D, proposal lying on policy document। तो दोस्तों मोरल हजार्ड क्या होता है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखा हो और केवल इसलिए उसने जो है ड्रिंकिंग हैबिट जो है चालू कर दी, या फिर जितना वो क्वांटिटी में पहले पीता था उससे कई ज़्यादा क्वांटिटी में अब पीने लगा क्योंकि उसको भरोसा है कि चलो इंश्योरेंस तो हो रखा है। तो इसको हम कहते हैं मोरल हजार्ड। तो अ पर्सन ड्रिंकिंग कोपियस अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल बिकॉज ही इज़ इंश्योर्ड, यानी कि ऑलरेडी क्योंकि हमने इंश्योरेंस ले रखा है इसलिए अब हम ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं कि हम हेलमेट नहीं पहनेंगे और जो है गाड़ी चलाएंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वाई इज़ हेरिडिटी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट इन मेडिकल अंडरराइटिंग? आपको बताया था दोस्तों कि जब भी हम पॉलिसी के लिए जो है प्रपोजल फॉर्म फिल करते हैं तो ये जो हमारा प्रपोजल फॉर्म है एक अंडरराइटिंग टीम के पास जाता है जो कि बाकी सभी चीज़ों के साथ साथ आपकी मेडिकल हिस्ट्री को भी चेक करता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि पॉलिसी इशू की जानी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे बताए हुए कारणों में से क्यों जो है मेडिकल हिस्ट्री जानना इम्पॉर्टेंट है? ए, रिच पेरेंट्स हैव हेल्दी किड्स, बी, सर्टेन डिसीजेस कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, C, poor parents have malnourished kids, D, family environment is critical factor। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मेडिकल हिस्ट्री इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजेस होते हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों की ओर पास हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हमें पता है कि पेरेंट्स हेल्दी हैं, उन्हें डायबिटीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है बच्चों का भी रिस्क टू डायबिटीज़ और अन्य डिसीजेस का कम रहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द अंडरराइटर्स रोल इन इंश्योरेंस कंपनी? तो इनमें से कौन से रोल में रहता है एक अंडरराइटर? ए, प्रोसेस क्लेम, बी, डिसाइड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क, सी, प्रोडक्ट डिज़ाइन आर्किटेक्ट, डी, कस्टमर रिलेशन मैनेजर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अंडरराइटर का केवल एक ही काम होता है, ना वो क्लेम में हिस्सा लेता है, ना ही वो कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है, ना ही वो कस्टमर रिलेशनशिप में रहता है जिससे कि आपसे डायरेक्टली बात करे। केवल उसका एक ही काम है कि जो भी पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म आता है उसको स्टडी करता है, देखता है क्या इस व्यक्ति को हमें इंश्योरेंस देना चाहिए या नहीं। और उसके कई सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री है जैसा हमने डिस्कस किया, साथ ही साथ उसका प्रोफेशन कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है उसके प्रोफेशन में तो कहीं हमें जो है क्लेम जल्दी देना पड़ जाए। तो ऐसे लोगों को जो है नॉर्मली आसानी से इंश्योरेंस नहीं मिल पाता और अगर मिलता है तो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम उन्हें देना पड़ता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये अंडरराइटर के रोल में आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अंडर राइटिंग डिसीजन? इनमें से कौन सा डिसीजन अंडरराइटर का नहीं होगा? ए, रिस्क एक्सेप्टेंस एट स्टैंडर्ड रेट्स, बी, डिक्लिनेशन ऑफ रिस्क, सी, पोस्टपोनमेंट ऑफ रिस्क, डी, क्लेम रिजेक्शन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लेम रिजेक्शन। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अंडरराइटर का केवल काम जो है पॉलिसी इशूअल में आता है, वहीं पे क्लेम रिजेक्शन जो है उसके लिए अलग से टीम है, क्लेम टीम, जो कि डिसाइड करती है कि एक व्यक्ति को जो है क्लेम मिलना चाहिए या नहीं, कि उसके जो है पूरे डेथ का सिनेरियो चेक किया जाता है कि कहीं ना कहीं कोई क्राइम सीन ना हो, कहीं किसी ने जो है जानबूझ के किसी की हत्या ना कर दी हो इंश्योरेंस का पैसा मिलने के लिए। तो वो पूरा काम जो है क्लेम डिपार्टमेंट देखती है। वहीं पे अंडरराइटर का केवल प्रपोजल्स के बाद वाले स्टेज में काम आता है कि पॉलिसी इशू की जाए या नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्टैंडर्ड एज प्रूफ। इनमें से कौन से को हम जो है एज प्रूफ के डॉक्यूमेंट में नहीं मानेंगे? ए पासपोर्ट, बी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, सी हॉरोस्कोप, बी बर्थ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों एज प्रूफ इनमें से सभी है हॉरोस्कोप के अलावा। हॉरोस्कोप में क्या, आप अगर किसी पंडित जी के पास जाके हॉरोस्कोप बनाए तो आप जो भी डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे वो वहाँ लिख देंगे, तो वो कैसे एक एज प्रूफ कहलाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हॉरोस्कोप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल अफेक्ट अ पर्सन्स इंश्योरेबिलिटी नेगेटिवली। इनमें से कौन सी आदतों के चलते एक व्यक्ति की इंश्योरेंस मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है? ए डेली जॉगिंग, बी बैंड सब्सटेंस अब्यूज़, सी लेजी नेचर, डी प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है आज का काम कल के लिए टालना, एक तरफ से हम लेज़ी कह सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति की इंश्योरेबिलिटी डेली जॉगिंग करने से या लेज़ी होने से नहीं हटती, बल्कि अगर कोई बैंड सब्सटेंस अब्यूज़ करता है यानी ड्रग्स लेता है, तो ऐसे केसेस में जो है उन लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी नॉर्मली इशू नहीं की जाती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अंडर रिस्क क्लासिफिकेशन डैश consists of those who anticipated mortality corresponds to standard lives represented by the mortality table। कि रिस्क क्लासिफिकेशन जब किया जाता है उसमें देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का रिस्क जो है का लेवल कितना है। क्या एक नॉर्मल आदमी जितना रिस्क है, या नॉर्मल आदमी से भी कम इसका रिस्क है, या नॉर्मल आदमी से कहीं ज़्यादा रिस्क है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट पायलट जो होता है उसका रिस्क जो है नॉर्मल आदमी से थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो फ़्लाइट उड़ा रहा रहता है। वहीं पे एक कोल माइनिंग में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उनकी डेथ के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जॉब जो वो कर रहे हैं वो थोड़ा डेंजरस है। तो अंडर रिस्क क्लासिफिकेशन अगर किसी का जो है मोर्टेलिटी नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइफ जितना है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड लाइफ्स, बी प्रिफर्ड रिस्क, सी सबस्टैंडर्ड लाइफ्स, डी डिक्लाइंड लाइफ्स। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड लाइफ्स। इनका जो रिस्क लेवल है वो स्टैंडर्ड लोगों जितना ही है। नेक्स्ट, अमृता इज प्रेग्नेंट, शी हैज़ अप्लाइड फॉर अ टर्म इंश्योरेंस कवर, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन टू चूज फॉर एन अंडरराइटर टू ऑफर एन इंश्योरेंस टू अमृता, चूज द मोस्ट लाइकली ऑप्शन। कि अमृता जो है वो प्रेग्नेंट है बट वो टर्म इंश्योरेंस कवर लेना चाहती हैं। अब अंडरराइटर अगर आप हैं तो आप उनको किस तरह से कवर देंगे? कौन सा ऑप्शन इनमें से सबसे बेस्ट है? ए एक्सेप्टेंस एट ऑर्डिनरी रेट्स, बी एक्सेप्टेंस विथ एक्स्ट्रा प्रीमियम, सी डिक्लाइन द प्रपोजल, डी एक्सेप्टेंस विथ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है एक्सेप्टेंस विथ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। कि कोई कस्टमर आ रहा है आपसे पॉलिसी लेने के लिए रेडी है, तो केवल वो प्रेग्नेंट है इसलिए उसको कह देना कि नहीं आपकी पॉलिसी नहीं हो सकती। उससे बेहतर ये है कि आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट हम कर लेंगे, बट अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान डेथ होती है तो उसे हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो इंश्योरेंस प्रपोजल इज़ नॉट लाइकली टू क्वालिफाई अंडर नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग। तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जिसको कि हम नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग के लिए जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, कि उस व्यक्ति का तो मेडिकल करना ही पड़ेगा हमें। ऑप्शन है ए सविता एज 26 वर्किंग इन IT कंपनी एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बी महेश एज 50 वर्किंग इन कोल माइन, सी सतीश एज 28 वर्किंग इन बैंक एंड हैज़ अप्लाइड फॉर एन इंश्योरेंस कवर ऑफ 1 करोड़। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महेश। क्योंकि आपको दो चीज़ें देखनी है, एक तो व्यक्ति की जब एज ज़्यादा होती है तो नॉर्मली कंपनी जो है हमारा मेडिकल करा के ही रहती है। वहीं पे आप देखेंगे कि जॉब भी एक व्यक्ति जो है IT कंपनी में काम कर रहा है, एक व्यक्ति बैंक में है, वहाँ पे आप देखें तो लाइफ में रिस्क नहीं है,
बट वहीं पे जो व्यक्ति कोल माइन में काम करता है उसके दो रिस्क हैं। एक तो वो कोल माइन में करते हुए उसके जो लंग्स की क्या आज की स्थिति है वो हम नहीं पता कर सकते बिना मेडिकल कराए। वहीं पे कोल माइन में काम करने वालों को तो अलग से रिस्क डेफिनेटली रहता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। उनका हमेशा जो है मेडिकल अंडरराइटिंग होगा, नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग के लिए वो क्वालिफाई नहीं होंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। संतोष हैज़ अप्लाइड फॉर अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। हिज एंटिसिपेटेड mortality is significantly lower than the standard lives, hence could be charged a lower premium. Under risk classification, संतोष will। तो संतोष ने जब टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई किया तो अंडर राइटर्स ने पाया इस व्यक्ति का जो रिस्क लेवल है वो बाकी सभी लोगों से बहुत कम है, तो क्या हम इनको जो है थोड़ा और कम प्रीमियम में पॉलिसी दे सकते हैं? तो उन्होंने पूछा हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। तो ऐसे में रिस्क क्लासिफिकेशन के अंदर संतोष कौन से लाइफ्स की कैटेगरी में आएगा? ए स्टैंडर्ड लाइफ्स, बी प्रिफर्ड रिस्क, सी सबस्टैंडर्ड लाइफ्स, डी डिक्लाइंड लाइफ्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी प्रिफर्ड लाइफ्स की इनका जो रिस्क लेवल है वो स्टैंडर्ड लाइफ से भी कम है, तो इनको जो है हम पॉलिसी कम प्रीमियम में इशू कर सकते हैं।